गोल्ड ये सिर्फ मेटल नहीं है, गोल्ड ना एक फीलिंग है, एक इमोशन है। गोल्ड इज अ मेटाफर फॉर विनिंग, फॉर चैंपियन, फॉर सक्सेस। इसको बोलते हैं गोल्ड। और गोल्ड में ना कंफ्यूजन काफी है। कंफ्यूजन देखो, सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट में। कुछ होते हैं वोक इन्वेस्टर्स, वो बोलते हैं अरे सर गोल्ड बेकार है, एफडी बेकार है, हम तो सिर्फ इक्विटी, सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज। कुछ इस कैटेगरी लोग होते हैं और मेजॉरिटी लोग उस कैटेगरी में आते हैं जो आंखें बंद करके सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो। अब दोनों ही एक्सट्रीम एंड में ना लोग गलत है। बहुत जरूरी ये है कि हम उस इन्वेस्टमेंट को अच्छे से समझे, फिर आप अपने लिए डिसाइड कर पाओ कि क्या गोल्ड आपके लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। और क्वेश्चन जैसे कि गोल्ड प्राइस मूव करती है, कब मूव करती है, कैसे मूव करती है, क्या फैक्टर्स इसके मूव करती है, वॉर टाइम में मूव करती है कि नहीं करती है, गोल्ड अभी खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। कोयला आपको सारे के सारे क्वेश्चन से आप दे देगा। मैंने टाइम स्टैम्प्स में भी डाल दूंगा तो आप स्पेसिफिक पार्ट में भी जा सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा पूरी वीडियो देखना, बिकॉज गोल्ड का जो भी आपका कंफ्यूजन है एज इन्वेस्टमेंट लेके, ये आपकी फाइनल वीडियो होगी टू गेट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल्ड। अब वीडियो शुरू करने के पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी एक मैसेज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैंने ये तो गोल्ड थीम कपड़े पहन रखे हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस, बट इफ यू नोटिस गोला को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं भी देखूं भाई कौन कितने ध्यान से वीडियो देख रहा है। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो गोल्ड के आसपास बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। वो इसलिए है बिकॉज रिसेंटली गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था, जहां पे 10 ग्राम्स गोल्ड की प्राइस हो गई थी ऑफ 62,500। यस, 62,500 फॉर 10 ग्राम गोल्ड। आई नो इट इज क्रेजी। अब उस जर्नी शुरू करने के पहले जिसमें हम डिस्कवर करेंगे कि गोल्ड क्या आपके लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट बन सकती है या नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पहले फिगर आउट करें कि गोल्ड की हिस्ट्री क्या रही है। तो एक क्विक एंड इजी सिनॉप्सिस ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ गोल्ड। अब मैं आपको ले जाता हूं टू अर्ली सेंचुरीज ऑफ मैनकाइंड। अब स्टार्ट में देखो हुआ क्या था। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़नी शुरू हुई, पहले दो ह्यूमन बीइंग्स के बीच में ट्रेड होना शुरू हुआ, और वो ट्रेड होना शुरू हुआ बार्टर सिस्टम में। वो क्या होता है कि भाई 2 किलो मुझे गेहूं दे दे, मैं तुम्हें 2 किलो चीनी दे दूंगा, समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ बार्टर सिस्टम में ट्रेड शुरू हुआ। फिर जैसे जैसे ह्यूमन रेस स्टार्ट टू डेवलप, फिर कंट्रीज के बीच में ट्रेड होना शुरू हो गया, और यही बार्टर सिस्टम काम करता था। अब बार्टर सिस्टम इज अ मेजर प्रॉब्लम, ये हम सब समझते हैं, हम सबने पढ़ा भी है। अब गोल्ड कैसे पिक्चर में आया? पीरियोडिक टेबल आपको याद है जो हमने बचपन में स्कूल में पढ़ी थी, जो हमें कभी याद नहीं हुई। इस पीरियोडिक टेबल में if you remove all the elements that are liquid, remove all the elements that are gaseous, remove the elements that are highly volatile, remove the elements जो बहुत ज्यादा rare है, remove the elements जो बहुत ज्यादा abundantly available है, आपके पास बचेगा क्या? गोल्ड। एंड दैट इज व्हाई गोल्ड वाज यूज्ड एज अ करेंसी। फिर बार्टर सिस्टम कैसे डेवलप हुआ? पीपल स्टार्टेड ट्रेडिंग इन गोल्ड। तो अगर आप हिस्ट्री में देखोगे ना, गोल्ड इज नॉट अ एसेट, ना ही गोल्ड को लाइबिलिटी है। गोल्ड एक्चुअलिटी में एक करेंसी है। इट इज द इंटरनेशनल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम आई कि इतना सारा गोल्ड अब स्टोर कहां होगा? फिर दुनिया में आए सेंट्रल बैंक्स। इन सेंट्रल बैंक्स ने क्या बोला कि सर आप गोल्ड हमें रखवा दो, और हमें इशू कर दी गई पेपर करेंसी। तो आज भी अगर आप 5 रुपए का नोट देखते हो, जिस बेसिस पे पेपर करेंसी शुरू हुई थी, तो उस लॉजिक के हिसाब से अगर मैं 500 रुपए का नोट आरबीआई के पास ले जाऊं ना, तो आरबीआई को टेक्निकली मुझे 500 रुपए का गोल्ड देना चाहिए। बट आज के दिन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका लॉजिक ये है कि आप खुद सोचिए, अब जिन कंट्रीज में नेचुरली गोल्ड माइंस नहीं है, तो क्या वो कंट्रीज कभी रिच नहीं हो सकती? और जिन कंट्रीज में बहुत सारा गोल्ड है, दे आर नेचुरली गिफ्टेड, वो तो सुपर रिच बिकॉज उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती रहेगी। वो उनका सेंट्रल बैंक और उतने नोट बना पाएगा ऑफ दैट एग्जैक्ट वैल्यू जितना उनके पास गोल्ड रखा हुआ है। अब इस चैलेंज को लोगों ने सॉल्व करने के लिए क्या किया? लोग दूसरी करेंसी रखने लग गए। तो सपोज हुआ क्या? इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो इशू करता है रूपी हैज टू बी बैक्ड अप बाय गोल्ड। बट अगर आरबीआई के पास ना गोल्ड है नहीं, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई विल बैक रूपी विद डॉलर, एंड डॉलर इज बैक्ड अप बाय गोल्ड। तो अब देख रहे हो क्या रहा है? फॉरेन करेंसीज, बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स एक दूसरे की खरीदते हैं सो दैट उनकी करेंसी की वैल्यू बन पाए, वो करेंसी प्रिंट कर पाए, एंड टेक्निकली इट इज सपोज टू बी बैक्ड अप बाय गोल्ड। बट ये आजकल सच नहीं है, बिकॉज ऑफ बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ गई हैं। इफ यू रीड अबाउट रॉबर्ट कियोसाकी, वो भी बहुत ज्यादा ही बोलते हैं कि जो डॉलर प्रिंट हो रहा है एंड मैक्सिमम ऑफ द वर्ल्ड वाइड करेंसी इज बैक्ड अप बाय डॉलर बाय मेजॉरिटी ऑफ द सक्सेसफुल एंड द बिगेस्ट इकोनॉमीज, वो सब यूएसडी को यूज कर रहे हैं। और ऐसी बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जहां पे ये बोला जाता है कि यार डॉलर को तो बस ऐसे प्रिंट करते हैं, इट इज नॉट बैक्ड अप बाय गोल्ड। वो एक अलग डिस्कशन है कि करेंसी की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या है, उस डिस्कशन में मैं नहीं जा रहा हूं। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि गोल्ड का सिग्निफिकेंस क्या है इन द हिस्ट्री। इट इज एक्चुअलिटी में इट इज only a currency and it is used to back up our currency.
ये क्लियर हो गया। अब जाते हैं सेकंड स्टेप पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि दोस्त गोल्ड की ना कुछ इनहेरिट इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं होती, ठीक है। जैसे इक्विटीज में आपको डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। इक्विटीज में क्या होगा, कैश फ्लोज बहुत है, प्रॉफिट्स डिविडेंड सिर्फ मिल जाएगा आपको, बॉन्ड्स में इंटरेस्ट मिल जाएगा। गोल्ड में ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलता है, और ये शायद फेयर कंपैरिजन में नहीं है कि गोल्ड को यू आर कंपेयरिंग टू इक्विटी इन बॉन्ड्स, बिकॉज थिंक अबाउट इट, गोल्ड है क्या? गोल्ड टेक्निकली इज अ करेंसी, गोल्ड टेक्निकली इज अ फादर ऑफ ऑल करेंसीज। बट सेइंग दिस, गोल्ड के बहुत रीजंस होते हैं जब ऊपर जाता है, बहुत नीचे आता है, वो आप वीडियो देखते जाओ, एंड में सारी डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। अब आते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में। अब हमने गोल्ड का ना हिस्टोरिकल डेटा देखा और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली। सबसे पहले चीज तो गोल्ड का जो नेचर है ना, वो ये है कि गोल्ड बहुत टाइम तक गोल्ड प्राइस सेम लेवल पे रहेंगी, और फिर छोटे टाइम के लिए ऊपर भाएंगी, फिर सेम लेवल पे बहुत टाइम के लिए रहेंगी, फिर छोटे प्राइस में ऊपर भाएंगी। दिस इज हाउ गोल्ड एक्चुअली मूव्स। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 2015 से 2019 तक गोल्ड उसी रेंज में था यार। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर किसी ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होगा 2015, उसके लिए कितना बड़ा डिजास्टर होगा कि 4-5 साल बाद उसको सेम टू नो रिटर्न्स आ रही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर मैं ये देखूं कि कितने टाइम तक गोल्ड ने 5% तक का रिटर्न दिया है या 5% से नीचे, और उसमें लॉस भी मैं काउंट करूं, 5% या नेगेटिव रिटर्न दिया है, इसका डेटा यू विल एक्चुअली फाइंड टू बी वेरी शॉकिंग। ये हमने टेबल ली है एंड दिस इज फ्रॉम 1990, ठीक है। आइए सर, जैसे आप देखते हो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर ऐसे रिटर्न्स दे रखिए, लॉसेस दे रखिए कि गोल्ड कितनी बार नेगेटिव में गया है, अप टू 5% कि गोल्ड ने 5% तक कब तक रिटर्न दिया। एज यू कैन सी हियर, 1 मंथ में 84% चांसेस हैं कि गोल्ड आपको 5% से कम या नेगेटिव रिटर्न देगा, 3 मंथ्स में 68%, 6 मंथ्स में 56%, 1 ईयर में 39%, 2 इयर्स में 33%, 3 इयर्स में 36%, 5 इयर्स में 34%, 10 इयर्स में 20%। आप एक बार डेटा को देखो, आप खुद देखोगे कि गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना सेंस बनता है ना, वो सबसे ज्यादा तब बनेगा अगर आप गोल्ड को एक लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करोगे। अगर आप गोल्ड को सिर्फ 1-2 महीने के लिए होल्ड करना चाह रहे हो या 5-6 महीने के लिए एक्सपेक्टिंग फैंटास्टिक रिटर्न्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। हाँ, अगर आप स्पेकुलेट कर रहे हो गोल्ड में तो वो अलग केस है, बट मैं एक नॉर्मल यूज केस इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। तो आइडियली अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच भी रहे हो ना, तो आपके दिमाग में इन्वेस्टमेंट होराइजन ना आइडियली 10 साल के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज 10 साल के ऊपर ही आपको गोल्ड की बेस्ट रिटर्न आती है। अब 10 साल के ऊपर ये बढ़ जाता है कि गोल्ड की रिटर्न्स 5 to 12% के बीच में आ जाती है। तो सर, इसके लिए भी हम डेटा से देखेंगे, गोला सिर्फ डेटा से बात करता है। आइए, अब जैसे आप देख सकते हो 1 ईयर की एवरेज रिटर्न्स है 11%, 2 इयर्स की एवरेज रिटर्न्स 10%, 3 इयर्स की है 9.9%, 5 इयर्स की है 9.6%, 10 इयर्स की है 10.6%। तो अगर आप इन सब का एवरेज आउट कर लोगे तो यू विल गेट समथिंग अराउंड 9 to 10%। सो इट इज सेफ टू अज्यूम कि अगर आप गोल्ड में 10 साल के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, 9 to 10% रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब ये तो हो गया कि गोल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, बट अब ये भी तो जानना चाहिए ना कि गोल्ड स्पेकुलेट कैसे करता है, क्या रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर नीचे आता है। तो अब यही डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स दैट इफेक्ट द प्राइसेस ऑफ गोल्ड। सबसे पहला फैक्टर तो आता है इन्फ्लेशन। ये आपने बहुत बार सुना होगा कि गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना समझने में, वैसे ही आधे लोग डर के भाग जाते हैं, तो उसको गोयला आपको पता आसान करेगा, तो उसको आसान कर। अब अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ये रियल प्राइस नहीं है, एग्जांपल प्राइस ले रहा हूँ, 10 ग्राम्स का गोल्ड है, मान लो मेरे हाथ में 10 ग्राम्स का गोल्ड है। इन द ईयर 1990 इस 10 ग्राम्स की गोल्ड की प्राइस थी 1000 रुपीज। अगेन एग्जांपल है 1000 रुपीज। नाउ इमेजिन कि सेम 10 ग्राम्स की गोल्ड की प्राइस इन द ईयर 2000 हो गई 5000 रुपीज। तो फ्रॉम 1000 की प्राइस से प्राइस क्या हो गई 5000 रुपीज। कितना डिफरेंस आया? 4%। अब लॉट ऑफ पीपल माइट से कि बिकॉज गोल्ड इज अप्रिशिएटेड, बट दोस्त अगर आप लॉजिकली सोचोगे, गोल्ड अप्रिशिएट नहीं किया है। गोल्ड तो सेम साइज, सेम शेप, सेम डेंसिटी, सेम हर चीज सेम ही है। गोल्ड में कुछ बढ़ा थोड़ी है ना, इसे कुछ इसका साइज में बढ़ा है ना कुछ कम हुआ है, ज्यादा सेम पड़ा हुआ है, वो तो गोल्ड मेटल है। हुआ क्या है, वैल्यू ऑफ मनी हैज डिक्रीज, एंड इसलिए जो सोना पहले 1000 रुपए का आता था, अब वही सोना आ रहा है 5000 रुपए। तो गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो अब लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, गोल्ड इन्फ्लेशन को आपको बीट करता रहता है, और बहुत लोग इसलिए गोल्ड को मानते हैं सेफ हेवन, कि गोल्ड की वैल्यू गिरेगी नहीं ज्यादा। अब हाँ, पहले मैंने आपको जो डेटा दिखाया था, यू कैन आर्ग्यू कि गोयला क्या बात कर रहे हो, जो तुमने 1 महीने की टेबल दिखाई थी उसमें तो गोल्ड की रिटर्न मेजॉरिटी ऑफ द केस में 5% से कम आई थी। तो हाउ इज इट बीटिंग इन्फ्लेशन? अब डॉट डे टू डे, मंथ टू मंथ गोल्ड इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है। दिस इज नॉट हाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वर्क, क्योंकि डे टू डे बेसिस में तो बड़ी स्पेकुलेशन हो सकती है यार, 50 वेरिएबल्स इफेक्ट कर सकते हैं, बट ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस आप देखोगे गोल्ड ना हेजेस इन्फ्लेशन। एग्जांपल लेते हैं,
कोविड हुआ, ठीक है। अब जब कोविड हुआ तो क्या हुआ था, इकोनॉमी को दिए गए स्टिमुलस पैकेजेस, क्वांटिटेटिव ईजिंग, और आसान शब्द करते हैं, इकोनॉमी में ना डेट लेके पैसा इकोनॉमी में भर दिया। मतलब इकोनॉमी ऐसे फ्लैट है, पड़ी हुई है डेट, ठीक है। तो आपने देखा ना जब कोई पेशेंट है डेट पड़ा हुआ है तो बॉलीवुड मूवीज में वो डॉक्टर क्या करता है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक कुछ लेगा और फिर पेशेंट लकीली जाग जाएगा, राइट। सेम सिचुएशन, इकोनॉमी पड़ी है डेट, और जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, दैट इज मनी जो गवर्नमेंट इकोनॉमी में धक्का मारती है, भाई उड़ जा। क्यों? जितना इकोनॉमी में पैसा आएगा लोग उतना ही खर्चा करेंगे, जितना खर्चा करेंगे लोग, बिजनेस का फायदा होगा, जितना बिजनेस का फायदा होगा तो और जॉब्स मिलेंगे, और जॉब्स मिलेंगे लोग की और अर्निंग्स बढ़ेंगी, और अर्निंग्स बढ़ेंगी लोग और अच्छा करेंगे, और खर्चा करेंगे तो सर और फायदा होगा, बिकॉज़ बिजनेस और कमाएंगे। पैसा ही पैसा होगा, तो पूरा साइकिल चलता जाएगा। अब जब इकोनॉमी में इतना सारा पैसा आ गया है ना, डिमांड ऊपर हो गई, सप्लाई नीचे हो गई। जितनी इकोनॉमी डिमांड ऊपर है उतनी ही महंगाई बढ़ती है, बिकॉज सप्लाई कम है, सप्लायर तो महंगे में सामान बेचेंगे। जितना ही वो महंगे बेच रहे हैं उसको हम बोलते हैं महंगाई बढ़ गई, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन बढ़ गया। इसलिए आप देखोगे कोविड के बाद गोल्ड ने भी बड़ा अच्छा किया। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन गोल्ड एंड इन्फ्लेशन। और अगर आपको हल्का सा डाउट है ना, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बिकॉज गोयला को अपनी कम्युनिटी में पूरा ट्रस्ट है। 50 लोग आपको कमेंट बॉक्स में हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। और अगर ऐसा ही आसानदायी कंटेंट आपको चाहिए, बेल आइकॉन जरूर दबाना। और गोयला की हफ्ते में सिर्फ 3 वीडियोस आती हैं, उन 3 वीडियोस को ही सुन लो। हफ्ते में बस 1 घंटा गोयला को दे दो, आपके सारे ही फंडे ना इस लेवल पे क्लियर होंगे। महीने 1.5 महीने बाद ना आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे, अलग इंसान बन जाओगे। इन्फ्लेशन का समझ आ गया। अब आते हैं सेकंड फैक्टर जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस ऊपर नीचे जाती हैं, और वो फैक्टर आता है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। और ये बहुत ज्यादा होती है जब वॉर टाइम होता है। इजराइल हमास सिचुएशन प्रॉब्लम चल रही है, इस टाइम पे जो वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक है वो क्या करते हैं? अगर आपको याद हो जो मैंने पहले बताया था, सेंट्रल बैंक्स हमेशा अपनी करेंसी डायरेक्टली गोल्ड से बैकअप नहीं कर पाते। वो अपनी करेंसी दूसरी कंट्रीज की करेंसी से बैकअप करते हैं, जनरली यूएसडी, बिकॉज वो सबसे सारे ट्रेडेड है, बट दूसरी करेंसी भी यूज करते हैं। अब जब वॉर लाइक सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जाती है, तो कुछ भी हो सकता है यार। हो सकता है वो कंट्री खत्म हो जाए, वो इकोनॉमी खत्म हो जाए, उस इकोनॉमी की करेंसी खत्म हो जाए, तो हर कंट्री अपने आप को बचाएगी ना। तो हर कंट्री के सेंट्रल बैंक जनरली क्या करते हैं, वो गोल्ड खरीदने जाते हैं। गोल्ड दो, गोल्ड दो, गोल्ड दो। जब भी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होती है, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होती है, द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द मेजर इकोनॉमीज दे स्टार्ट होल्डिंग गोल्ड विद देम कि भाई गोल्ड मुझे खरीदो, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस टेंड टू डू वेल ड्यूरिंग जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। और इसी से थर्ड फैक्ट आता है स्पेकुलेशन का। अब गोल्ड में भी सर पूरी सट्टेबाजी चलती है। अब यही वॉर सिचुएशन में आप देख लो, जब इजराइल हमास क्राइसिस हुआ था, जब रशिया यूक्रेन वॉर भी हुआ था, बाय द वे मैं वॉर के बारे में आगे अभी बात करूंगा। इस समय होता क्या है, इन्वेस्टर को लगता है यार गोल्ड देखो अब बढ़ेगा क्योंकि अनसर्टेनिटी आ रही है, वो गोल्ड खरीदने जाता है, गोल्ड खरीदने जाता है। तो इसके से शॉर्ट टर्म में गोल्ड की प्राइस उससे भी बढ़ सकती है। फिर आता है एक्सचेंज रेट। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज गोल्ड जब आप परचेज करते हो, आप इंटरनेशनल मार्केट से परचेज करोगे। अब टेक्निकली क्या इंटरनेशनल मार्केट में आप रुपी से गोल्ड परचेज करते हो? नहीं, वी परचेज गोल्ड थ्रू डॉलर्स। तो टेक्निकली होता क्या है, रुपी से हम डॉलर खरीदते हैं, डॉलर से गोल्ड खरीदते हैं। अब अगर इसी कंडीशन में रुपी और डिप्रिशिएट कर देता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो जिस आदमी ने इंडिया ने गोल्ड खरीद रखा है उसको गोल्ड का एप्रिसिएशन तो दिखता ही है, प्लस जो डॉलर में उसका फायदा है उसको वो भी मिल जाता है। तो बहुत बार जब रुपी पैसे बड़ी नीचे गिर जाती है ना, तो जो गोल्ड इन्वेस्टर्स हैं उनका फायदा बड़ा होता है। एंड फाइनली आता है भाई साहब कल्चरल सीजन, फेस्टिव सीजन। इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर रिटेल गोल्ड, जो ज्वेलरी मार्केट है। भारत सबसे बड़ा है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ऑल ऑफ अस वी लव गोल्ड, ठीक है। बिकॉज गोल्ड के साथ अपना एक कल्चरल बॉन्डिंग है यार, हम गोल्ड की पूजा करते हैं, ठीक है। धनतेरस पे, दिवाली पे गोल्ड इज अ वेरी मेजर थिंग फॉर अस। ये जब सब फैक्टर्स होते हैं, जो एक फेस्टिव सीजन आता है, जो कल्चरल सीजन आता है फॉर गोल्ड, तो हाँ गोल्ड की प्राइसेस ना थोड़ी अपवर्ड प्रेशर आ जाता है। अब आई कांट से हर साल इतना ऊपर जाता है, ऐसा डेटा ढूंढना भी मुश्किल है, बट हाँ एक अपवर्ड प्रेशर आता ही आता है, बिकॉज इस टाइम पे स्पेसिफिकली भारत में गोल्ड की डिमांड काफी बढ़ जाती है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इज गोल्ड एक्चुअली अ सेफ हेवन? वेल हाँ, और जो हमारे पेरेंट्स और परदादा बोल कर रहे हैं गोल्ड सेफ है, वो एक्चुअली सच है। वो सच क्यों है? बिकॉज लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने आपको समझाया था, गोल्ड इन्फ्लेशन को हेज करेगा, और इन्फ्लेशन तो होता ही रहता है, एंड टू सम एक्सटेंट वो हर इकोनॉमी में होना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन ना हो तो बड़ा खराब होता है फॉर एनी इकोनॉमी। और ये सिर्फ इन्फ्लेशन वाला फंडा नहीं, ये आपको डेटा भी दिखा रहा है। इफ यू सी, ये 21 ईयर्स की रिटर्न है गोल्ड की। अब इन 21 सालों में सिर्फ 4 साल गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न दी है, बाकी टाइम्स गोल्ड ने एक अच्छी और पॉजिटिव रिटर्न दी है। अब ये तो ठीक है, बट इंटरेस्टिंग बात क्या है, हाउ डज गोल्ड रिएक्ट ड्यूरिंग वॉर टाइम्स? अब ये तो मैंने आपको पहले समझा ही दिया था कि जब भी अनसर्टेनिटी होती है, वॉर टाइम्स होते हैं, गोल्ड प्राइसेस टेंड टू डू वेल। बट अब इसका ना एक एग्जैक्ट डेटा दिखाता हूँ। अब 1978 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुई थी, जहां पे जो ईरानियन के एक उस समय लीडर थे, उनको हटाने के लिए था कि वो ऑटोक्रेटिक रूल हटना चाहिए। अब 1978 में रेवोल्यूशन था,
बट 1977 में इसके बारे में बात होना शुरू हो गई थी एंड उसी साल गोल्ड की प्राइस बढ़ गई बाई 23%। जब ईरानियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1978, उस साल गोल्ड की प्राइस बढ़ गई बाई 37%। फिर इन 1979 अगले साल गोल्ड की प्राइस बढ़ गई बाई 126%। और उस टाइम बहुत चीजें हो रही थी इन द मिडिल ईस्ट। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे इन्वेड कर लिए थे 1978। ईरान और इराक की वॉर हो गई थी 1978। एक हॉस्टेज क्राइसिस हो गई थी इन 1979। तो उस टाइम पे गोल्ड रियली डिड वेल। चाहे आप गल्फ वॉर ले लो, चाहे आप 9/11 ले लो, गोल्ड इन सिचुएशंस में ना अप्रिशिएट करता ही करता है, बिकॉज जैसे ही अनसर्टेनिटी बढ़ती है, पीपल, इन्वेस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक्स और लाइक सब के सब गोल्ड खरीदना चाहते हैं। अब आई डोंट नो आप ये वीडियो कब देख लोगे, बट अगर आप इजराइल हमास क्राइसिस को भी देखोगे तो उसका इफेक्ट गोल्ड प्राइसेस में आना लाजमी है। और अगर जब आप ये वीडियो देख रहे हो, इजराइल और हमास की सिचुएशन और ज्यादा सिवियर हो गई है और वर्स हो गई है, दूसरी कंट्रीज और इसमें घुस जाएंगी, तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि गोल्ड विल डू इवन बेटर। और ये मैं नहीं, ये डेटा बोल रहा है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू बाय गोल्ड? अब ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, लोग बहुत पूछते हैं कि गोल्ड खरीदने का बेस्ट टाइम क्या है। तो आपको तो पता है सर, गोला सिर्फ एक चीज का सगा है, वो है डेटा का। आइए, जैसा आप देख सकते हो, मार्च में गोल्ड की प्राइस सबसे ज्यादा नीचे आती है। सो टेक्निकली द बेस्ट प्राइस टू बाय गोल्ड इज ड्यूरिंग मार्च। एंड हाँ, जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं ये है सिंस 1975। तो इसमें गोल्ड ने बहुत सारी साइकिल्स रन कर लिए हैं, उसके बाद ये दिखा रहा है कि मार्च में गोल्ड की प्राइस सबसे ज्यादा गिरती है। इट इज द बेस्ट टाइम टू बाय। और अगर आप साल के क्वार्टर्स में बात करोगे तो जनरली फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में गोल्ड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। सेकेंड 2 क्वार्टर्स में गोल्ड सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। और इसका भी डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ सिंस 1975, जहां पे अगर आप गोल्ड खरीदते हो इन 3rd क्वार्टर ऑफ दैट ईयर और 4th क्वार्टर ऑफ दैट ईयर, तो चांसेस आर कि आपको ग्रोथ पर्सपेक्टिव ज्यादा मिलता है। अब अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आ ही गया होगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो टू इन्वेस्ट इन गोल्ड? अब ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि यू आर डिफरेंट, ठीक है? तो मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा कि आपके लिए इतना जरूरी है या 1% फिक्स सबके लिए कैलकुलेट रूल नहीं। आपका रिस्क कैपिटल डिफरेंट है, आपकी एज बैकग्राउंड डिफरेंट है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड डिफरेंट है, आपके पास हो सकता है लायबिलिटी डिफरेंट हो, आपकी अर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट हो, बहुत डिफरेंशिएशन फैक्टर्स है। बट ऑन जनरल थंब रूल अगर आप बात करोगे तो आइडियली आपके पोर्टफोलियो का 5 to 10% गोल्ड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देता है। इसका मतलब अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, सो 5 से 10 रुपए उस 100 रुपए के गोल्ड में इन्वेस्ट होने चाहिए। एंड पर्सनली स्पीकिंग, मैं कोशिश करता हूं कि मेरा 6 to 7% पोर्टफोलियो गोल्ड में इन्वेस्टेड रहे। अब मुझे पता है अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, गोला को पता है, मुझे फील आ जाती है, कनेक्शन बैठा हुआ है हमारा यहाँ पे। आपका क्वेश्चन है, What are the best ways to invest in gold? अब गोल्ड को या तो आप फिजिकल फॉर्म में खरीद सकते हो, जिसमें ज्वेलरी हो गए, कॉइन्स हो गए, गोल्ड बार्स हो गए, राइट? या तो आप पेपर फॉर्म में खरीद सकते हो, जिसमें डिजिटल गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, ये हो गए। और अगर आप गोला को काफी टाइम से देख रहे हो तो आपको पता है कि मैं कभी भी पर्सनली खुद कभी फिजिकल फॉर्म से नहीं जाना चाहूंगा, बिकॉज हाँ, फिजिकल फॉर्म आपको लगेगा टेंजिबल है हमारे हाथ में, बट बहुत इशूज हैं। अगर आप ज्वेलरी खरीद लो हो, कितना 20-25% से मेकिंग चार्ज है। जब बेचने जाओगे ओरिजिनल है नहीं है, उसमें अलग क्वेश्चन उठ सकते हैं। स्टोरेज का खर्चा है, एक पूरा थ्रेट है आपके ऊपर अगर आपने घर पे बहुत सारा गोल्ड रखा हुआ है। और एक लिमिट के ऊपर तो आई थिंक आप ज्यादा कॉइन्स वगैरह रख भी नहीं सकते। आई एम नॉट श्योर द लिमिट। अगर वो लिमिट आपको पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, जो दूसरों की हेल्प हो जाएगी। तो गोल्ड फिजिकल फॉर्म में खरीदना नॉट दैट एडवाइजेबल। हाँ, बट हम इंडियंस हैं, हमें गोल्ड से प्यार होता है। मैंने बड़ी कोशिश की है, मम्मी नानी अपनी बीवी को समझाने के लिए कि ज्वेलरी इज नॉट इन्वेस्टमेंट, गोल्ड ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इट्स जस्ट एन एक्सेसरी। बट या उसके बिल्कुल भी अच्छे रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं आए। आई डोंट थिंक यू शुड ट्राई इट एट ऑल। सो हाँ, आई गेट इट, वुमेन का ना एक अटैचमेंट होता है गोल्ड के साथ, जो आई थिंक हम मैन शायद नहीं समझ सकते अगर उसको बहुत लॉजिकली एनालाइज करना चाह रहे हो तो। बट एक होता है, अब क्या होता है ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। आप कमेंट बॉक्स में बताना, आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स ऑन दिस। तो जाना आपको किससे चाहिए, जो ज्यादा आपको रिसर्च एनालिस्ट बोलेंगे, जो इन्वेस्टर्स बोलेंगे, गो विद पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड में यू कैन गो विद डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड जैसे पेटीएम का गोल्ड हो गया, और बहुत सारी एप्स हैं जो गोल्ड ऐसे ऑफर करती हैं। बट किसी भी ऐप में डिजिटल गोल्ड खरीदने के पहले प्लीज चेक कि वो ठीक है, ऐप प्लेटफॉर्म ठीक है, अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लेना। उसकी बात है गोल्ड ETFs, या आप अपने डीमैट अकाउंट से खरीद सकते हो, विच आई वुड रेट हायर देन डिजिटल गोल्ड इन सेफ्टी वाइज, एंड कम अमाउंट्स में खरीद सकते हो। फिर आता है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, विच इज इवन बेटर टू बी ऑनेस्ट। अब कौन से बेस्ट गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं वो आप वैल्यू रिसर्च से देख सकते हो, बट मेरा पर्सनल फेवरेट जिसके थ्रू मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स।
ये आरबीआई के होते हैं। जब आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदते हो आपको हर साल इंटरेस्ट भी मिलता है 2.5% का। इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है कि 8 साल तक आप रखोगे तो कंप्लीट टैक्स बेनिफिट है। बट हाँ, इसको लॉक इन होता है इसमें 5 साल का मिनिमम, तो वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप लॉक इन के लिए नहीं जाना चाह रहे देन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड ईटीएफ्स कैन बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। और अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन पे जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, इज इट अ गुड टाइम टू बाय गोल्ड राइट नाउ? वेल, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ गोल्ड ऑलरेडी, जैसे उनको बताया था वीडियो में स्टार्टिंग में, एक ऑल टाइम हाई लेवल टच करके आया हुआ है। बट एनालिस्ट आर स्टिल वेरी ऑप्टिमिस्टिक। जब आप वीडियो देख रहे हो तो इजराइल हम सिचुएशन क्या होगी उसके ऊपर गोल्ड के पैसे बहुत डिपेंड करेंगी। बट गोल्ड फॉर मी टू इन्वेस्ट इन एनी टाइम इन गोल्ड इज अ गुड टाइम, अज्यूमिंग दैट आप 10 साल के लिए ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो तो। और कमेंट बॉक्स में भर दो, बिकॉज आई नो गोल्ड में बहुत लोग हैं, बहुत सारे ओपिनियंस हैं। मैं हर ओपिनियन पढ़ना चाहता हूँ और हम कम्युनिटी उसको डिस्कस करेंगे। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.